लोनारकर महाराष्ट्र से कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में आया हूं। मेरे साथ और 8 प्रतिभागी महाराष्ट्र से है और यहाँ पे जो लगभग 39 प्रतिभागी है उनमें से कुछ उत्तराखंड के केदारनाथ परिसर से आए हैं। उनमें से आज मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर दिलीप सिंह बिस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चंद्रबनी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से है। हम उनसे केदारनाथ में आई आपदा पर उत्तराखंड के लोगों से साक्षात्कार करवाना चाहते हैं। तो आज मैं दिलीप सिंह बिस्ट सर से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो उसका जवाब देंगे और इस जवाबों से हम जान पाएंगे कि केदारनाथ की जो आपदा आई है वो कैसी थी और उसके बारे में क्या कर सकते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आप वर्तमान में क्या करते हो, इसके बारे में आप बता दीजिए। मैं वर्तमान समय में सरकारी सेवा में सेवारत हूँ और मैं क्योंकि मेरा जन्म भी उत्तराखंड में हुआ है और मैं जो सर्विस भी है वो भी उत्तराखंड में ही है। और जैसा कि आपने बता दिया है कि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंद्रबनी में वर्तमान समय में कार्यरत हूँ। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, ये उत्तराखंड जो राज्य है ये पहले यूपी का एक हिस्सा था। क्या आप संतुष्ट है ये यूपी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के स्वरूप में सामने आया है? इस विषय में एक धारणा रहती है कि जो क्षेत्र विकसित नहीं होती हैं उनका एक अपने आप में एक पिछड़ेपन के कारण अलग राज्य या छोटी इकाई बनने के लिए आंदोलित रहते हैं और वो सोचते हैं कि छोटी इकाई बनने से शायद हमारा विकास हो पाएगा। लेकिन जैसा कि उत्तराखंड राज्य बना है उससे ऐसा लगता है कि मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि विकास को ऐसी कोई गति नहीं मिली जिससे ये कहा जा सकता है कि छोटे राज्य विकास की गति के लिए बनाए जाने चाहिए। बल्कि जो पृथक राज्यों का निर्माण होना चाहिए वो वहाँ की जो नेतृत्व है उस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का है। अच्छा, आप संतुष्ट तो नहीं है, विकास उतना हुआ भी नहीं है और उसके साथ और एक नैसर्गिक आपदा उत्तराखंड पे जो आ गुजरी है, जो विकास होने से उसको रोकती है और पीछे खींचती है। तो ये नैसर्गिक आपदा के क्या कारण हो सकते हैं? इसके एक कारण नहीं, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें वन है और जो उत्तराखंड है वो एक सेंसिटिव जोन में आता है, इसमें भूकंप या प्राकृतिक आपदा आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से 1962 के बाद जब चाइना वार हुआ था तो उसके बाद जो सड़कों का निर्माण किया गया उनमें जो भारी मशीनों और विस्फोटों का प्रयोग किया गया, साथ ही आज जो डैम निर्माण किए जा रहे हैं या अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, वनों का कटान किया जा रहा है, साथ ही जो नदियों के मार्गों में बनने वाले अवैध कॉलोनियां हैं, ये इसके प्रमुख कारण। और इसको मैं प्राकृतिक आपदा कम और मानवकृत आपदा अधिक मानता हूँ, क्योंकि ये मानव भूलों के कारण ज्यादा हुई है, न कि प्राकृतिक कारण। क्योंकि हमारा एक पहलू रहता है कि जब कोई आपदा हो जाती है तो उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं, पहले उससे कोई हमारे पास ऐसे उपाय नहीं होते कि हम पे कुछ करें। आपदा होने के बाद आज ये कोर्ट भी कहता है, सरकारें भी कहते हैं कि नदी के 200 मीटर तक कोई कॉलोनियां या कोई बस्तियां नहीं बनेंगी, जबकि ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। अच्छा सर, ये अगर मानव निर्मित आपदा आप कहते हैं तो इसके ऊपर आप कुछ अगर उपाय सुझाना चाहते हैं तो हम वो भी जानना चाहते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण तो यही है कि एक तो बड़े डैमों का निर्माण न किया जाए, यानी हम जो नदी है, नदी तो अपना रास्ता ढूंढेगी चाहे कभी भी क्यों ना हो। इसलिए हमको एक तो अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं होना चाहिए, वनों का संरक्षण होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं उनका निर्माण नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे डैमों का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही क्या है कि जो प्लांटेशन है, मैं तो ये कहता हूँ जैसे पर्यावरण संरक्षण के नाम पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन जो पर्यावरण के सबसे नजदीक है उसको कभी पूछा नहीं जाता है। जो प्लास्टिक के पौधे लगाते हैं वो पर्यावरणविद हैं, जिनके घरों में 100, 200, 500 पेड़ है, उनको कोई उस विषय में जानता नहीं है या पूछता नहीं। इसलिए सबसे पहले तो पर्यावरण संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी। मेरा अगला सवाल है, उत्तराखंड में पहले से हो रहे पलायन पर इस आपदा का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पुनर्वसन स्थायी समाधान हो सकता है इसके? पलायन एक सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की रही है
और सीमांत राज्य होने के कारण ये और भी विकट हो जाती है। लेकिन जैसा कि मालूम है कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पूर्व जो पलायन शहरों की ओर था, यानी देश के विभिन्न हिस्सों में होता था, उसकी दशा और दिशा चेंज हो गई। पहले यहाँ से पुरुष ही पलायन करते थे, आज ऐसी स्थिति है कि लोग जो बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा सक्षम है, महिलाएं भी पलायन करने लग गई हैं। लेकिन जैसे ही आपदा आई है, आपदा के कारण जो लोग असक्षम भी हैं वो भी ये सोचने लगे हैं किसी तरह हमको शहर की ओर भागे, जो कि इस सीमांत राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, और सीमांत राज्य के लिए नहीं, देश के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि इस तरह की नैसर्गिक आपदाओं का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए डॉक्टर साहब, इसका ये असर है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ही नहीं, जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र, जो असम को ले लें आप, ये जो क्षेत्र है ये बॉर्डर के इलाके, चाइना और नेपाल के बॉर्डर में ये क्षेत्र आता है, जो कि चाइना, आपने पेपरों में, अखबारों में, टेलीविजन में देखते रहते हैं कि चाइना कई बार क्या है भारत की सीमाओं के 20-20 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है। ये क्षेत्र भी इसी तरह है। नेपाल में माओवाद है, जिसका प्रभाव क्या है देश पे पड़ेगा, और इस प्रभाव के कारण जो है उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश भी इससे अछूता नहीं रह सकता, इसलिए इसका प्रभाव यहाँ के साथ साथ देश पर भी पड़ेगा। हमने आपसे बहुत अच्छी जानकारी आज प्राप्त की है। फिर भी मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि आप इस आपदा के बाद देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि बजाय सेमिनार और हम बातों में किसी चीज को करते हैं, उसके बजाय हम क्या है प्रैक्टिकली उस चीज को करें। और मैं ये सोचता हूँ कि प्रकृति की वो लौटो वाली बात होनी चाहिए।